सो विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर, प्रोबेबिलिटी से शुरू करते हैं। ओके तो प्रोबेबिलिटी के लिए सबसे पहले पीएनसी का रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और इस संडे को जो आपका एग्जामिनेशन आ रहा है वहां तक जितना प्रोबेबिलिटी आएगा, जो प्रोबेबिलिटी आने वाला है वो आज की क्लास में हम खत्म कर देंगे, ठीक है ना। टुडेस क्लास विल बी फिनिशिंग दैट प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो आपकी एग्जामिनेशन में प्रोबेबिलिटी का पार्ट आने वाला है दैट इज गोइंग टू बी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड प्रोबेबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस एंड नंबर ऑफ वेज निकालना है, ठीक है। सो विल स्टार्ट, चलो। सो विल फर्दर मूव ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट। अब इंट्रोडक्शन में क्या है, थोड़ी बहुत डेफिनेशंस हैं जो हम यूटिलाइज करेंगे आगे के स्टेटमेंट्स, है ना। दीज आर द स्टेटमेंट्स यू विल यूजुअली सी इन द क्वेश्चंस। तो सबसे पहले क्या लिखा है, इट इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन ऑफ चांस ऑफ ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट से ई एंड कैन बी डिनोटेड एज पी ऑफ ई, ठीक है ना। तो पी ऑफ ई से इसको हम डिनोट करते हैं। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी जो है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती है। थर्ड, इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट ये सिर्फ आपको रीड करना है, ठीक है ना। जो जो लिखने की चीज़ें वो मैं आपको बताऊंगा वो आप लिखते जाना। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट होता है जिसके होने के चांसेस 0 है। सो आई कैन से दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट विल बी 0, ओके। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 है उसका मतलब वो इवेंट नहीं होगा। लेट्स गो विद नेक्स्ट, ट्रू इवेंट। ट्रू इवेंट का मतलब क्या होता है, जिसका प्रोबेबिलिटी 1 होता है। ये एक ऐसा इवेंट है जो कि हम डेफिनेटली होगा ही होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने कॉइन टॉस किया तो आपने बोला प्रोबेबिलिटी हेड या टेल आ जाए, तो भाई वो तो हेड या टेल ही आएगा ना, उसके अलावा क्या आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब सैम्पल पॉइंट क्या होता है, एक पॉसिबल आउटकम को हम सैम्पल पॉइंट बोलते हैं। वो द सैम्पल पॉइंट, अ पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एज द सैम्पल पॉइंट। नेक्स्ट, सैम्पल स्पेस किसको बोला जाता है, इट इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल आउटकम्स और द कलेक्शन ऑफ ऑल सैम्पल पॉइंट्स। तो सारे सैम्पल पॉइंट्स को जब हम कलेक्ट करते हैं उससे जो सेट बनता है वो आपका सैम्पल स्पेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने कॉइन टॉस किया 2 बार, तो आपके आउटकम्स आ गए हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। तो ये सैम्पल स्पेस है जो पॉसिबल आउटकम्स है। उसमें से सैम्पल पॉइंट क्या होगा कि भाई हेड हेड आ जाए, हेड टेल आ जाए, टेल हेड आ जाए, टेल टेल आ जाए। तो कोई भी एक अगर आपने इवेंट लिखा वो आपका सैम्पल पॉइंट हो गया। इज इट क्लियर? फिर आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो सब आपने छोटे ग्रेड्स में पढ़ रखा है इन सब की डेफिनेशंस के बारे में। नेक्स्ट, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, इट्स एन एक्सपेरिमेंट विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द ऑब्टेन्ड आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायल इज नॉट नोन इन एडवांस। मतलब एक रैंडम एक्सपेरिमेंट वो ट्रायल है जिसके आउटकम्स हमको मालूम है, लेकिन आगे जो आएगा आउटकम वो हमें नहीं मालूम है कि क्या आएगा। जैसे आपको पता है कि कॉइन टॉसिंग इज अ एक्सपेरिमेंट, उसमें ये पता है हमें कि हेड टेल आता है, लेकिन 10वीं बार कॉइन टॉस करूंगा तो हेड आएगा या टेल आएगा वो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट, तो पहली बार भी कहाँ पता होता है, कोई भी बार में हमको पता नहीं है, वी डोंट नो व्हाट विल कम इन एडवांस, बट क्या आ सकता है हमें मालूम है हेड या टेल में से ही कुछ आएगा, ठीक है ना। तो इंग्लिश में क्या लिखा है इधर अलियसगर, एक्सपेरिमेंट फॉर विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन बट द ऑब्टेन्ड आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रायल इज नॉट नोन इन एडवांस। समझ आ गया तुमको? बहुत ही सरल इंग्लिश लिखी हुई है ना, इसमें कुछ ज्यादा लॉजिकल है ही नहीं है? सर एक और बोलो। ठीक है। साहिल, हम क्या बोल रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन, कि भाई क्या क्या आउटकम में आ सकता है। जैसे आपने डाई रोल कर दिया तो 1 2 3 4 5 6 उसके आउटकम होंगे, वो हमें मालूम है, लेकिन क्या निकलेगा वो हमें मालूम नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट, इवेंट की बात करते हैं। अब एक इवेंट क्या होता है, एक इवेंट जो होता है वो एक सबसेट होता है सैम्पल स्पेस का। मतलब इवेंट का क्या मतलब है, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपने बोला कि मैंने कॉइन या मैंने एक डाई रोल कर दिया, ठीक है ना, जिसके आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 6। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर? तो गेटिंग अ प्राइम नंबर इज एन इवेंट, ठीक है। 2 3 5 जो है वो एक इवेंट है कि 2 3 5 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ओके। नेक्स्ट, अब थोड़ा बहुत ये सब बेसिक बेसिक डेफिनेशन है ना, किताब में सब लिखा होगा, तो मैं आपको एक बार गो थ्रू करवा लेता हूँ। अब सिंपल इवेंट क्या होता है, इवेंट हैविंग वन सैम्पल पॉइंट, जिसका एक ही इवेंट होता है। मतलब सिंपल इवेंट वो होता है जिसके आउटकम में, जैसे यहाँ पे 3 आउटकम्स आ सकते हैं, 2 आएगा, 3 आएगा या 5 आएगा, ओके। अब अगर मुझे बोल दिया जाए इवन प्राइम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन प्राइम, तो वो क्या होगा 2।
तो ये एक सिंपल इवेंट में कैलकुलेट होता है। कंपाउंड इवेंट, इवेंट हैविंग मोर देन 1 सैंपल पॉइंट, ठीक है ना, इसके अंदर 3 सैंपल पॉइंट्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इक्वली लाइकली। अब इक्वली लाइकली का मतलब क्या है? टू आउटकम्स आर कॉल्ड एज इक्वली लाइकली इफ ऑकरेंस ऑफ वन इज नॉट फेवर्ड ओवर द अदर। मतलब इसमें हम क्या बोलना चाह रहे हैं? दो आउटकम इक्वली लाइकली कहलाते हैं अगर एक के ऑकरेंस होने का दूसरे के ऑकरेंस होने में कोई फर्क नहीं पड़ता है और जो ऑकरेंस ऑफ द इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी इक्वल हो, इक्वली लाइकली। जैसे आपके पास इवेंट है 1 2 3 4 5 6, आपने एक डाई को रोल कर दिया, ठीक है। तो डाई को जब मैंने रोल किया तो इसमें 1 के आने की प्रोबेबिलिटी, 2 के आने की प्रोबेबिलिटी, 3 के आने की प्रोबेबिलिटी, 4 के आने की, 5 के आने की और 6 की आने की प्रोबेबिलिटी इक्वली लाइकली है। ऑल आर इक्वली प्रोबेबल टू कम एज एन आउटकम। और 1 के आने ना आने का 2 पे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। 2 ऐसा नहीं बोलेगा कि 1 आएगा तो मैं आऊँ, 4 ऐसा नहीं बोलेगा 2 आएगा तो मैं आऊँगा, ठीक है ना। तो दैट इज व्हाट इज इक्वली लाइकली। probability is also same of the outcomes that are coming and they are not dependent on each other, they are independent. Next, set of exhaustive events. ये क्या होते हैं set of exhaustive events? ये ऐसे events हैं, मतलब 2-3 events को आपने collaborate कर दिया जिससे पूरा का पूरा sample space cover हो गया। So if all the possible outcomes are covered then it is called as set of exhaustive events. मतलब हम क्या बोलना चाह रहे हैं? जैसे देखो लिखा है die is rolled, तो उसमें आउटकम आ गए 1 2 3 4 5। अब E1 एक मैंने इवेंट लिया जिसमें आउटकम इवन लिखे, E2 एक इवेंट लिया जिसमें आउटकम ऑड लिख लिए, E3 एक इवेंट लिखा जिसमें आउटकम प्राइम नंबर्स लिख लिए, और E4 एक आउटकम लिखा जिसमें मल्टीपल ऑफ 3 लिख दिए, ठीक है ना। आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ठीक है, ऐसे लिख दो, आउटकम इज अ मल्टीपल ऑफ 3। तो आउटकम मल्टीपल ऑफ 3 लिख लिया। अब इनमें से अगर आप ध्यान से देखो, मैंने मान लो E1 और E2 इवेंट्स ले लिए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ E1 एंड E2 आर सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स? क्यों? जब E1 और E2 इवेंट्स को हम बोलते हैं भाई या तो इवन आ जाए या तो ऑड आ जाए, इसकी वजह से क्या होगा, जो आउटकम्स आ जाएंगे वो आ जाएंगे 1 2 3 4 5 और 6। तो क्या मैं बोल सकता हूँ पूरा का पूरा सैंपल स्पेस ही कवर हो गया? सर तो दीज सेट आर कॉल्ड एज, यस बेटा ताहिर। सो मतलब इन दो सेट का कोई भी सेट का यूनियन लेंगे तो सैंपल स्पेस में सैंपल स्पेस बन जाना चाहिए, वो सेट्स हमारे सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। ओके चलिए फर्दर विल कम मूव ऑन। बस ये लिखने की जरूरत है क्या? लिख लो अलियस का, तुम नॉलेज के लिए थोड़ा बहुत लिखते चलो, ठीक है भाई। जिन जिन को ज़्यादा ऐसे लग रहा है कि बहुत भारी भारी चीज़ें हैं तो लिख लो आप, बट ये थोड़ा बहुत सिर्फ नॉलेज के लिए। कहीं पे लगा लिखा है सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स, मतलब इनसे ही पूरा सैंपल स्पेस बन जाएगा आपका, ठीक है। अलियसगर इतना टेंशन मत लो, रिकॉर्डेड है सेशन, तुम आराम से बैठ के भी लिख सकते हो उसको, ठीक है ना। ओके सर। इसमें से अगर तुम्हें ऐसे लगता है जो पॉइंट्स काम के हैं वो भी लिखना है वो लिख लो, बाकी इतना टेंशन मत, ठीक है ना। तो देखो E1 E2 तो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट है ही, अगर इसमें मैं E3 को भी ऐड कर दूं, ठीक है ना, जैसे E1 और E2 सेट ऑफ एग्जॉस्टिव है, अगर E3 भी ऐड कर दूं तो भी वो सेट ऑफ एग्जॉस्टिव ही होगा, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। लेकिन अगर E1 E2 E3 बोल दिया जाए तो दैट इज ऑल्सो ट्रू दैट E1 E2 E3 आर अ सेट ऑफ एग्जॉस्टिव इवेंट्स। ओके चलिए फर्दर विल मूव ऑन। नेक्स्ट डेफिनेशन दैट कम्स अंडर इज डिसजॉइंट इवेंट और इनकम्पैटिबल इवेंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। वो था एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव मतलब पूरा कवर कर लेता है। एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है, ये सेट्स में पढ़ा है आपने, मतलब इनका इंटरसेक्शन क्या होता है, नल सेट होता है। यस, intersection is null set. Exactly one occurs out of both if occurrence of one rules out the chances of occurrence of other. मतलब अगर एक इवेंट होगा तो डेफिनेटली दूसरा नहीं होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे ध्यान से देखूँ E1 और E2 इवेंट्स जो है, तो अगर E1 होगा तो ऑड नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो E1 और E2 सेट ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, ओके या डिसजॉइंट सेट्स है दोनों, ठीक है ना। तो ये दोनों ऐसे सेट हैं जो कि कॉमन इंटरसेक्शन कुछ नहीं है इनका। एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं हो सकता, दूसरा होगा तो पहला नहीं हो सकता, ठीक है। सर पर अभी तो आपने E1 और का इंटरसेक्शन लेके बोले कि वो एग्जॉस्टिव है, नहीं आपने यूनियन लिया। हाँ चलिए आगे चलते हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट्स, नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट इवेंट्स, two events are called as independent if occurrence of one does not affect the chances of occurrence of other.
ठीक है ना। दो इंडिपेंडेंट इवेंट कब होते हैं? देखो डिपेंडेंट का क्या मतलब होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है कि एक इवेंट हुआ उसके बाद ही उसके ऊपर दूसरा इवेंट हुआ। जैसे आपने एक आपके पास बोल सकते हैं पैक ऑफ 52 कार्ड्स है, दीज आर 52 कार्ड्स इन इट, ठीक है। अब इसमें से आपने 2 कार्ड ड्रॉ कर लिए, ठीक है। तो अगर आपने दूसरा कार्ड जो हम ड्रॉ करेंगे, आपने एक कार्ड ड्रॉ किया, निकाला, उसको साइड में रखा, फिर दूसरा कार्ड निकाला, तो दूसरे कार्ड की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, जो भी हम रिक्वायर्ड कार्ड है, मान लो हमने बोला किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी, तो दूसरा कार्ड जो किंग निकलेगा उसकी प्रोबेबिलिटी तब हमें पता होगी जब पहला कार्ड क्या है हमें पता हो। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। दूसरा इवेंट का प्रोबेबिलिटी पहले पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो ये तो थोड़ी पहले बहुत, से डिपेंडेंट क्यों है? क्या हुआ, क्या पहले पे डिपेंडेंट क्यों है? जैसे पहले में किंग निकला हो तो दूसरे में किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी ना। ये किंग तो निकल चुका है, अब कम किंग्स बचे हैं, टोटल 52 में से 51 कार्ड्स में से चुनना है अब, तो 3/51 आ जाएगा। अब पहला किंग नहीं निकला होगा तो दूसरे में किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, है ना। तो दिस इज डिपेंडेंट। सर चलिए, यस बेटा, सब तक सर पूरा वापस समझा। कुछ अभी तक डिस्कस ही नहीं किया है, ज्यादा लोड मत लो, तुम नहीं समझ अरे आया तो छोड़ पूरा दो। मतलब ये इंडिपेंडेंट वाला। अच्छा, तुमने मुझे डरा दिया, बोला सर पहले से समझा दो, ठीक है। देखो इंडिपेंडेंट का सर मतलब इतना क्या है? कुछ नहीं कहा तो क्यों डरे आप? देखो इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंस नहीं है। जैसे मैंने बहुत छोटा सा एग्जांपल बताया, 2 कार्ड है, ये कार्ड 1 है और ये कार्ड 2 है। पहला कार्ड हमने निकाला तो उसमें क्या निकला होगा उसी के बाद हम बता पाएंगे कि भाई आपने दूसरा कार्ड जो निकाला, जैसे मान लो आपको बोला C2 किंग होना चाहिए, C2 इज अ किंग। अब C2 इज अ किंग इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन C1, ठीक है। और सर C1 क्या है? C1 पहली बार कार्ड ड्रॉ किया आपने, ओके। अब पहली बार में किंग निकला होगा तो दूसरी बार में किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी अलग होगी, और पहली बार में अगर किंग नहीं निकला होगा तो दूसरी बार में किंग निकलने की प्रोबेबिलिटी अलग अलग होगी। होगा। तो ये डिपेंडेंट इवेंट्स है, ठीक है। हाँ ओके, अब ऐसे इवेंट जो इंडिपेंडेंट इवेंट है उसका मतलब क्या है कि भाई जैसे 2 इवेंट है, भाई 1 निकल जाए और 2 निकल जाए, ओके। अब 1 निकलने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है डाई के अंदर, और 2 निकलने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। फिर आप डाई को 2 बार रोल कर लो, 3 बार रोल कर लो, 4 बार रोल कर लो, ये 2 निकलना पहले वाले पे डिपेंडेंट नहीं है, इट्स अ डिफरेंट इवेंट, है ना, इट्स नॉट डिपेंडेंट। चलिए, तो बेसिक डेफिनेशन क्लियर है। अब शुरू करते हैं क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी जो हमने बचपन से पढ़ी हुई है। अब क्लासिकल डेफिनेशन प्रोबेबिलिटी की क्या बोलती है? एक सैम्पल स्पेस है जिसके अंदर m+n इवेंट्स है जो कि इक्वली लाइकली है, ठीक है। इक्वली लाइकली मतलब हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी बराबर ही है। तो आउटकम्स ऑफ विच m आर फेवरेबल आउटकम्स, मतलब m ऐसे आउटकम है जो कि फेवरेबल है इन ऑकरेंस ऑफ एन इवेंट, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग इज फेवरेबल अपॉन टोटल। किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? फेवरेबल अपॉन टोटल, यही होता है, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी की क्लासिकल डेफिनेशन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हैपनिंग इज m/m+n, वेयर m आर द फेवरेबल इवेंट्स और m+n इज द टोटल इवेंट्स। अब अप्लाई द अबव फॉर्मूला, ऑल द आउटकम्स शुड बी इक्वली लाइकली, मतलब हर एक इवेंट जो हो रहा है उसकी प्रोबेबिलिटी सबकी बराबर है। जैसे मैंने आपको बताया डाई रोल कर रहे हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 1 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, और 6 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। सर तो इंडिपेंडेंट और इक्वली लाइकली सेम ही होना। हाँ, ठीक है ना। हाँ सर। नहीं, इंडिपेंडेंट और इक्वली लाइकली में बेटा डिफरेंस ये है, इक्वली लाइकली के अंदर आपकी सबकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है, जैसे 1/6 है। इंडिपेंडेंट के अंदर हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि भाई जैसे मान लो किंग आना, ठीक है, और हम बोलते हैं हार्ट आना। अब किंग आना और हार्ट आना दोनों की प्रोबेबिलिटी अलग अलग है, ठीक है ना। तो ऐसा हम नहीं बोलेंगे कि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट मीन दे हैव सेम प्रोबेबिलिटी, दे आर नॉट डिपेंडेंट। भाई कॉइन टॉस करना और हेड और टेल निकालना, ये दोनों आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स है ना। भाई हेड आना और डाई का रोल होना, इनमें कोई समानता नहीं है ना, ठीक है। तो वो इंडिपेंडेंट अलग, चीजें ही अलग अलग है ना। ठीक है ना, कोई बात नहीं, कुछ भी है। इंडिपेंडेंट का बहुत सरल डेफिनेशन है, ज़्यादा हम उसको कॉम्प्लिकेट
नहीं करेंगे। इंडिपेंडेंट का मतलब नॉट डिपेंडेंट। समझ आ गया अली असगर? हाँ ज़्यादा उसमें घुमाना फिराना ही नहीं है, सिंपल सी इंग्लिश है, डेफिनेशन है, समझ लिया उसको। डिपेंडेंट मतलब बता दिया मैंने। दूसरा जब आउटकम आएगा तो पहले पे डिपेंडेंट होगा, तब डिपेंडेंट वाले में कंसिडर होगा। अगर पहले पे उसका डिपेंडेंस नहीं है तो इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, वो डिपेंडेंट वाले कब कब यूज होते हैं? जब आप दूसरी बार कार्ड को निकालो, जब आप बॉल्स हैं आपके पास 15, उसमें से एक बॉल आपने निकाल लिया, अब आप जब दूसरा बॉल निकालोगे तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो वो हमेशा 14 पहले बाई पर 15। डिपेंडेंट रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अब दूसरी डेफिनेशन थोड़ा बहुत देख लेते हैं, जो टर्म्स आपको दिखेंगी बार बार। नाउ इन अबव केसेस ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट। अब जब ये वर्ड दिखता है ऑड्स इन फेवर, पर वो ऊपर वाले लिखना था। सब कुछ ही तुम बाद में बैठ के आराम से नोट मेकिंग कर लेना, ये अभी हम आगे यूज करने वाले नहीं है। सारी डेफिनेशंस हैं, ये हर किताब में मिल जाएंगी, हर जगह मिल जाएंगी। राइटिंग पर्पस के लिए आराम से बैठ के इसको लिख सकते हैं। ठीक है, हाँ अब ये चीज लिखनी है, जो ये मैं लिखवा रहा हूँ ये लिखना है। दिस इज यूर स्टडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। इससे पहले वाला सारा अपन पढ़ चुके हैं, ये चीज अभी हम पहली बार पढ़ रहे हैं। नाउ ऑड्स इन फेवर ऑफ एन इवेंट, ऑड्स इन फेवर ऑफ इवेंट आर, ऑड्स इन फेवर एक स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या होता है? फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल का रेशियो बताना। ऑड्स इन फेवर, फेवर, ठीक है ना। नेक्स्ट, ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट। ऑड अगेंस्ट का मतलब ये होता है अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। ठीक है, तो जब भी ये वर्ड लिखा हुआ है ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट, तो हम बोलते हैं अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। और जब भी ऑड्स इन फेवर बोला है तो हम बोलते हैं फेवरेबल इज टू अनफेवरेबल। तो जैसे हमारे पास एक एग्जांपल यहाँ दिया हुआ है, लेट ऑड्स अगेंस्ट इंडिया विनिंग अ मैच विद ऑस्ट्रेलिया आर 3:5, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग द मैच। तो इसने क्या दिया हुआ है? ऑड्स अगेंस्ट इंडिया विनिंग, मतलब इंडिया के जीतने के रेशियो, मतलब इंडिया जीतेगी उसके चांसेस 3 है। अच्छा, ऑड्स अगेंस्ट मतलब क्या बताए? अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। अब अनफेवरेबल क्या है भाई? हाँ। इंडिया हारना चाहिए, हारने की प्रोबेबिलिटी 3 दी हुई है, और जीतने की प्रोबेबिलिटी ये लूजिंग दिया हुआ है, और ये विनिंग दिया है। तो विनिंग के 5 चांसेस है, हारने के 3 है, तो इंडिया के जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5/8। इजी, नोट कर लो इसको। ठीक है ना, नोट दिस डाउन। ठीक है ना, ऑड्स इन फेवर मतलब जो हम चाहते हैं वो होगा, तो फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल। ऑड्स अगेंस्ट मतलब थिंग्स विल गो अगेंस्ट अस, तो अनफेवरेबल इज टू फेवरेबल। ओके, चलिए चलें आगे। ठीक है ना, हाँ सर। इस बेसिस पे आपकी ड्रिल 2 हो जाएगी। ये आपकी सर ड्रिल 2 2 मिनट। पूरी इसी के ऊपर है, ऑड्स इन फेवर, ऑड्स इन अगेंस्ट। ठीक है, सर मॉड्यूल का है? ड्रिल 2 आपकी हो जाएगी। मॉड्यूल नहीं है आपके पास? नहीं सर। भिजवा देता हूँ मैं सॉफ्ट कॉपी। ठीक है ना, ओके यस सर। चलिए कोई अब आ जाओ। अब है ना, अब क्लासिकल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस ले लेते हैं सारे। ठीक है ना, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन बेस्ड सारी डेफिनेशन हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। इस चैप्टर के आउटलाइन में फर्स्ट विल बी डिस्कसिंग बेस्ड ऑन परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन वाले प्रोबेबिलिटी, देन विल बी टेकिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेट्स, जो सेट्स के थ्रू प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस हमें करने हैं वो हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद अलग अलग थ्योरम है प्रोबेबिलिटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो प्रॉब्ली 3 पार्ट्स में चैप्टर हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो फर्स्ट पार्ट आज हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। लेट अ नेचुरल नंबर n is selected, then find the probability that the fourth power of n ends in digit 6. अलियासगढ़ जो जो नोट करना है उसको आराम से बैठ के नोट करना बेटा, ठीक है ना। ठीक है, कोई चीज़ की टेंशन मत लो, सारा सेशन रिकॉर्ड ही मैं इसलिए कर रहा हूँ कि कोई भी पॉइंट पे अगर आपको रिविजिट करना है तो आप रिविजिट कर सकते हो।
चलो अब देखो क्या लिखा है, कोई भी एक नेचुरल नंबर अगर आप सिलेक्ट करते हो, इफ एनी नेचुरल नंबर इज सिलेक्टेड देन प्रोबेबिलिटी कि उसका फोर्थ पावर 6 से एंड करेगा। तो हम देख लेते हैं भाई, अगर एक नेचुरल नंबर हमने उठा लिया तो पॉसिबल है उसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है ना भाई, 10 20। तो अगर नंबर 0 से एंड कर रहा है तो उसका पावर 4 किससे एंड करेगा, 0 से करेगा। अगर वो नंबर 1 से एंड कर रहा है तो फोर्थ पावर भी 1 से एंड करेगा। अगर वो 2 से एंड कर रहा है तो फोर्थ पावर 6 से करेगा। अगर 3 से कर रहा है तो 1 से करेगा। 4 से कर रहा है तो, तो सारी इवन नंबर्स होंगे। है ना, 4 वाला कितने से करेगा, 6 से। 6 5 वाला 5 से, 6 वाला 6 से, 7 वाला 1 से, 8 वाला अगेन 6 से, 9 वाला 1 से, है ना। तो टोटल कितने आ जाएंगे आपके पास, 1 2 3 4। तो 10 में से 4 ऐसे नंबर है जिनका फोर्थ पावर 6 से एंड करेगा, तो 4/10 इज द आंसर। नोट इट डाउन, 2/5। इजी। सर 2 डिजिट का नंबर हुआ। कितने भी डिजिट का बेटा नंबर होगा, अगर उसका यूनिट डिजिट 4 हर से, डिजिट के हिसाब से होगा ना। हाँ यूनिट डिजिट के हिसाब से उसका डिजिट डिसाइड होगा ना भाई। 24 नंबर है तो 24 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 576 में लास्ट में 6 बचता है, ठीक है। वैसे 24 की पावर अगर हम 4 रेस करेंगे तो यूनिट डिजिट ही बताएगा ना, 6 × 6 36 रहा होगा लास्ट में, तो 6 आ जाएगा, 3 कैरी में जाएगा, ठीक है ना। ओके, क्वेश्चन में ये बोला हुआ है, क्वेश्चन में नंबर नहीं बोल रहा है बेटा, क्वेश्चन में बोल रहा है एंड्स इन 6, एंड्स इन 6, तो यूनिट डिजिट की बात हो रही है, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। तुम पूरे नंबर को विजुअलाइज मत करो, हमें वो बोल रहा है यूनिट डिजिट के बारे में आप बताओ कब वो 6 से एंड करेगा, ठीक है ना, फोर्थ पावर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स राइट, छोटी छोटी 2 नोट और अरे है सर बाकी है। बाकी है, सब तक लिख लो, तुम लोग के लिए रेडी रखता हूँ मैं हमेशा सोल्यूशन। सर ओके। चलिए फर्दर लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट नोट, दो छोटी छोटी नोट्स हैं। देखो फोर्थ तो ठीक है, probability is the frequency of occurrence of an event if the experiment is performed large number of times। theoretical story लिखा है, इसका कोई इतना सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन फिफ्थ वाला पॉइंट बहुत काम का है। क्या है फिफ्थ वाला पॉइंट, ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल हो या ऑब्जेक्ट्स अलग हो, वो कोई डिफरेंस नहीं करते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। क्यों नहीं करते, बहुत सिंपल सा एग्जांपल, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं, प्रोबेबिलिटी बताइए आप ब्लैक बॉल लाने की। ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1/2 होगी क्या। सर क्वेश्चन रिपीट करो। 3 ब्लैक बॉल्स हैं, 4 वाइट बॉल्स हैं, तो 3 तो बाई ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7। बहुत ही 3 सिंपल by बात 7। है, 3/7। तो आप ऐसा बोल सकते हैं सर ब्लैक तो एक ही है, सब सेम ब्लैक है, वाइट भी सब सेम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि आइडेंटिकल हो या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हो, ठीक है। प्रोबेबिलिटी में तो हमें कोई डिफरेंस, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, भले सेम बॉल्स हो या डिफरेंट बॉल्स हो, हम उन्हें डिफरेंट कंसीडर करके ही सॉल्व करते हैं। गॉट माय पॉइंट, यस सर। ठीक है ना। यहाँ क्या आएगा, 3C1/7C1। ओके चलिए, सो नाउ लेट्स टेक द क्वेश्चंस, क्वेश्चंस की प्रोसेस को हम कंटिन्यू करते हैं। सर 2 मिनट सर प्लीज देखो, सर आपने 3C1 में 7C1 क्यों लिखा। 7C1 से 7 में से कोई एक बॉल, 3C1 से 3 में से कोई एक बॉल, सर तो प्रोबेबिलिटी तो 3/7। सर 3C1 तो आ गया, 7C1 क्यों लिखा हुआ, बस वही। 7 में से टोटल नंबर ऑफ वेज तो 7C1 होंगे ना बेटा, 7 में से कोई एक बॉल उठानी है। सर तो टोटल क्यों किया, तो मतलब सर 3C1 × 4C1 होना चाहिए ना।
हाँ सर आ गया समझ में। 3C1 नहीं से तो आया। बेटा एक 3C1 से तो बेटा एक रेड बॉल आएगी, मतलब मान लो ब्लैक बॉल आएगी, और 4C1 से हाँ तो सर। 2 बॉल सिलेक्ट हो जाएगी ना, अपने को तो एक ही चाहिए, हाँ सर। और एक काली पर ही सर चाहिए, नीचे एक क्यों सिलेक्ट करना? एक ही तो बॉल चाहिए ना बेटा। पर सर प्रोबेबिलिटी में टोटल होता है। हाँ, तो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉल 7C1, एंड दैट वन बॉल इज अ ब्लैक बॉल, उसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है ना, समझे कि नहीं? नहीं नहीं। अरे लिखा है 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट है, प्रोबेबिलिटी एक ब्लैक की निकालने की। अरे यार ये तुम लोग तो डाउट पूछ रहे हो, नहीं तो 8th का बच्चा बता देगा इसका आंसर। प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल सिलेक्ट करने की क्या होगी, 3 में से कोई एक ब्लैक बॉल आ जाए तो 3C1, और टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन बॉल इज 7C1। और वन बॉल क्यों सिलेक्ट करना है? अरे तो एक ही तो टोटल आएगा ना, टोटल नंबर ऑफ बॉल। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्यों आएगा, मान लो 2 ब्लैक चाहिए, तो 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे आप, 3C2 बाय 7C2 निकालोगे ना आप। 7C1 तो 7C। 2 ब्लैक बॉल चाहिए ना भाई, 2 ब्लैक बॉल, तो 3 में से 2 हाँ तो ब्लैक। सर दो तो ऊपर से लिख कर लिए, नीचे तो 7C1 ही होगा ना टोटल आउटकम्स। अरे तो तो सर टोटल आउटकम सी से क्यों निकालना है? अरे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 बॉल्स क्या होगा, हाँ 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 ठीक है। ओके। मान लो ये तुमको नहीं समझ आया, या आना ही चाहिए, नहीं आया फिर ऐसे सोचो आप, पहली प्रोबेबिलिटी ब्लैक सर निकालने की 3/7, शायद देखो समझाता हूँ, पहली ब्लैक निकालने की प्रोबेबिलिटी 3/7, और दूसरी भी ब्लैक चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/6 हो जाएगी, है ना? हाँ। अरे मल्टीप्लाई क्यों किया, ऐड करना चाहिए ना। अबे दोनों ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना प्रोबेबिलिटी, अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है। नंबर ऑफ वेज से मल्टीप्लाई होगा ना, मतलब 2 ब्लैक बॉल है, 2 ही ब्लैक बॉल में से 2 ही ब्लैक बॉल निकलनी चाहिए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2 हो जाएगी क्या, पहले की 1 दूसरे की 1, 1 + 1 2, नहीं सर। खिलाड़ी 786। अरे तुम लोग इसमें मतलब तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो, तो 10th वाला बच्चा बता देगा यार। तुम लोगों ने 10th में प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है क्या? तो 10th में तो ऐसा था ना कि भाई 3 ब्लैक बॉल है 4 वाइट है, उसमें से 2 ब्लैक की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो पहला 3/7, फिर एक ब्लैक निकल गया तो 2/6। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, इसके लिए तुमको सी के टर्म्स में समझा रहा हूँ मैं। 2 ब्लैक बॉल का मतलब क्या होता है, 2 ब्लैक फेवरेबल है, टोटल मतलब 2 बॉल्स, और वो दोनों की दोनों बॉल ब्लैक होनी चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो 2 बॉल्स मतलब 7C2, और ब्लैक की मतलब 3C2। अच्छा 2 बॉल के टोटल आउटकम्स कैसे हो सकते हैं भाई, दोनों ब्लैक हो जाए, एक ब्लैक एक वाइट हो जाए, एक वाइट ब्लैक हो जाए, या वाइट वाइट हो जाए। अब White, ब्लैक वाइट हो जाए या वाइट ब्लैक हो जाए, ये तो सेम ही आएगा ना, सेम। और 2 वाइट वाइट आ जाए, समझ आ गया आपको? हम्म इज इट क्लियर? हम्म। अपने को फेवरेबल ये है 2 ब्लैक, तो टोटल आउटकम क्या होगा, 7C2 इज द टोटल वेज एंड 3C2 इज गेटिंग 2 ब्लैक बॉल्स, ठीक है ना? मतलब अगर आप करोगे, देखो ये भी चीज समझ लो आप, 3 ब्लैक बॉल्स हैं और 4 वाइट बॉल्स हैं, तो जब सैंपल स्पेस की हम बात करते हैं, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ ड्रॉइंग 2 ब्लैक बॉल्स, तो वो तो 3C2 हुआ, लेकिन 2 बॉल जो हम नीचे ड्रॉ कर रहे हैं, 2 बॉल्स, तो वो क्या हो सकते हैं, या तो तीनों दोनों की दोनों ब्लैक हो जाए, या दोनों की दोनों वाइट हो जाए, या एक ब्लैक एक वाइट हो जाए। अब अरे अगर आप इसमें प्लस क्यों की? भाई या तो दोनों ब्लैक होगा, और या वाला केस है वाइट होगा, इसीलिए। या ब्लैक और वाइट होगा, सब एक साथ थोड़ी ना हो सकता है। हम्म। मल्टीप्लिकेशन तब हम करते हैं जब सब एक साथ सर होना एक चाहिए। बार और बताओ, नेट चला गया था। अलियस का देखो, टोटल जो ये वेज है ना, टोटल ये कहाँ से बने हुए हैं, 2 ब्लैक आ जाए, 2 वाइट आ जाए, या एक ब्लैक एक वाइट आ जाए, तो 3C2 मतलब 3 वेज, 4C2 मतलब 6, और 3C1 इंटू 4C1 इज 12, ये होता है आपका 18 21 21, यही 7C2 सर है, यही 7C2 है, समझ गए आप? हाँ सर। करके देख लो, 7 इंटू 6 बाई, सर यस बेटा 21, इजी। सर सर पर वो 3C1 इंटू 4C1 तो मतलब दो दो बार आएगा ना वो वाला केस तो।
नहीं, क्यों ऐसा 2 बार नहीं आएगा, वही मैं तुमको समझाना चाहता हूँ, बच्चे यही मिस्टेक करते हैं। व्हाइट ब्लैक ब्लैक व्हाइट सेम। भाई व्हाइट आ जाए फिर ब्लैक आ जाए, या ब्लैक आ जाए फिर व्हाइट आ जाए, आउटकम को तो क्या पता चला भाई, जो ऑब्जर्वर है उसने बोला 2 बॉल निकाल के दो, तो तुमने उसको ऐसा बोला कि पहले व्हाइट निकली थी फिर ब्लैक निकली, या पहले ब्लैक फिर व्हाइट, तुमने तो बोला भाई एक व्हाइट निकली एक ब्लैक निकली। आप समझे मेरी बात? इसीलिए हाँ, दोनों सर। जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं ये सेम ही है, दिस इज सेम, इसको डिफरेंट ट्रीट नहीं करते, सेम हम नहीं करते। नहीं, आपने 7C2 से 2 बॉल निकाली, उसका आंसर 21 आया, और आपने यही ऑब्जर्व किया कि 3C2 4C2 3C1 4C1 भी 21 आया, तो मुझे समझ आ गया कि ब्लैक व्हाइट और व्हाइट ब्लैक दोनों अलग अलग कंसिडर नहीं करना है, सेम केस। ओके, चलिए अब आगे चलते हैं, लेट्स टेक डाउन अ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन ले लेते हैं, काम की बात। A bag contains 95 identical green balls and 5 identical red balls. If a ball is drawn at random, find the probability that the drawn ball is red in color. पहला केस, रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/20. 5C 1/100C1. हाँ, 5/20, 5/100, 1/20 है ना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, now if 2 balls are drawn, find the probability that both are red. दोनों रेड है। सर 5C2 5C2 डिवाइड बाय 100C2। 100C2. Very good, 5C2 by 100C2. Next, if 3 balls are drawn, find the probability that 2 are red and 1 is green. सर केस लेके करना पड़ेगा। 2 रेड और 1 ग्रीन बेटा, कोई केस नहीं। सर 5C2 इंटू जो 95C1। C2 into हाँ हो गया ये। सही है ना, 5C2 हाँ 95C1 upon 100C3, सही है ना? सर ये लिखना है। हाँ, सर टाइम देना। शॉर्ट में लिखो, ज्यादा इंग्लिश मत लिखना। 95 ग्रीन 5 रेड, फाइंड द नंबर ऑफ वेज। फर्स्ट केस 1 रेड 2 रेड 2 रेड 1 ग्रीन, ठीक है। अच्छा, मैंने ये आइडेंटिकल को हाईलाइट इसलिए किया है कि यहाँ पे आइडेंटिकल लिखा हो या यहाँ पे डिफरेंट लिखा हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर क्यों नहीं पढ़ता? सर फिर तो फर्क पड़ जाएगा ना। क्यों फर्क पड़ जाएगा? सर जैसे वो लास्ट वाले केस में हमने ब्लू व्हाइट वाला बोला था, उसमें अगर B1 B2 और W1 W2 हो तो सर फिर तो फर्क पड़ेगा ना, B1 W1 और B1 W2 में। हाँ, भाई फर्क होगा तो नीचे नंबर ऑफ वेज भी तो फर्क हो जाएगा ना फिर। वही सर फिर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछ सकते ना वो। नहीं, अरे तुम यही नहीं समझे। ओ भाई, ओ हेलो, कंट्रोल इमोशन ब्रो माखीजा। ठीक, अब सुनो, अब इधर ध्यान दो। अगर डिफरेंट होता बेटा, ध्यान लो, यहाँ पे अगर बॉल्स डिफरेंट होती, मान लो यहाँ पे हमने लिया था 2 वाइट 3 ब्लैक 2 वाइट, एक ब्लैक और वाइट अगर डिफरेंट होता, तो जब हम सिलेक्शन करते ना इसमें से 7C2 का, तो इंटू 2 फैक्टोरियल भी हमें करना पड़ता। सर ये वापस बताओ। जब अगर रोटेशन के लिए ना, परम्यूटेशन करो ना, आप बोल रहे हो अलग अलग है, तो आपने बोला सर पहले ब्लैक ब्लैक आ जाए, 2 फैक्टोरियल से तो रोटेशन के लिए किया ना मल्टीप्लाई, बिल्कुल ठीक है ना, घूम सकते हैं डिफरेंट है, आपस में। डिफरेंट है इसलिए, हाँ ऑर्डर चेंज हो जाएगा। ठीक है ना, डिफरेंट है, हम्म, ठीक है। इज इट क्लियर? तो जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो ऊपर भी मल्टीप्लिकेशन होगा, फिर तो ऊपर भी इंटू 2 हो जाएगा। सर ऊपर वाला 2 फैक्टोरियल, भाई 2 काले निकले, दोनों का अलग अलग ऑर्डर है ना, B1 B2 निकले, हाँ। B2 B3 निकले, हम्म, ये कट जाएगा, तो बात तो सेम ही आके रुकेगी, सर क्वेश्चन कर दो वापस। ठीक है। चलो, हम्म, तो इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ बार बार, इफ यू टेक इट एज आइडेंटिकल there is also no problem, if you take it as different then also there is no problem, both are same, probability को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो तो रेशियो है, अगर डिफरेंट होते तो भी आउटकम वही आता, और अगर सेम होते तो भी तरीका सेम ही होता। क्यों? वो बोल रहा है मुझे तो ब्लैक चाहिए, ठीक है, वो नहीं बोल रहा है कि मुझे छोटा वाला ब्लैक दो कि बड़ा वाला ब्लैक दो कि ये दो वो दो, बोल रहा है ब्लैक दो। अगर आपने बोला कि सब अलग अलग ब्लैक्स हैं, ठीक है, तो उनका परम्यूटेशन आपने नीचे किया होगा तो ऊपर भी परम्यूटेशन किया होगा, वो परम्यूटेशन आपस में कट जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं। बराबर।
स्पेसिफिक मांग रहा होता तो स्पेसिफिक क्या मांग रहा होता तो ऑब्जेक्ट ही अलग हो जाता ना बेटा. इफ ही इज आस्किंग स्पेसिफिकली गिव मी स्मॉल ब्लैक बॉल दैट इज लेट्स से B1 B2 B3 उसने बोला और बोल रहा होता B1 चाहिए तो B1 तो बिल्कुल ब्लैक अलग ही हो गया ना. अब तो वो कंसिडर ही नहीं हुआ कि ब्लैक है तू. अब कंसिडर हुआ ब्लैक और व्हाइट कैसे अलग अलग थे वैसे B1 ब्लैक की कैटेगरी में भी अलग हो गया B2 से. ठीक है ओके सर. चलिए अब देख लेते हैं. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन. A single letter is selected at random from the word probability, then probability that the letter selected is a vowel. सर 4C1/. 11C1. 11C1 बिल्कुल ठीक है. तो 4/11 आ जाएगा. हाँ चलिए आगे चलते हैं. सर लिखने तो दो, क्वेश्चन ही लिखने नहीं है, टाइम नहीं है. अरे तुमने इतना सारा क्यों लिखा. सिर्फ इतना लिखो ना. प्रोबेबिलिटी में से सिलेक्टिंग वोवेल खत्म. इंग्लिश कम लिखो. तो प्रोबेबिलिटी लिख लो आप. PROBABLITY. वोवेल कौन से हैं इसमें से. O I I A है ना. एक और ये होगा ना. B I दो है बेटा. हाँ I दो तो ये एक दो ही है, है. तो हाँ. आई है. तो 4 आ जाएंगे नीचे ऊपर और नीचे टोटल है 1 2 3 2 5 6 7 9 10 11. ठीक है हाँ सर. आगे चलते हैं. लेट्स सी दिस. N letters and N addressed envelopes are there. The probability that all the letters are not kept in the right envelope. N letters and N addressed envelopes are there. The probability that all the letters are not kept in the right envelope. N-C1/NC1. N-1. देखो N लेटर है सर और 1 N 1 नहीं. समझ टोटल में से माइनस कर लेंगे ना जो. सर N-1/N. हाँ क्या आ जाएगा. N-1 भाई N लेटर्स है और N एड्रेस एनवलप्स है. देखो N लेटर्स है. नहीं टेंसी थोड़ा सा ध्यान देना. देखो N लेटर्स है और N एड्रेस एनवलप्स है. द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द लेटर्स आर नॉट केप्ट इन द राइट एनवलप. मतलब सारे जो लेटर्स हैं. तो मुझे एक चीज़ बताओ. 1 लेटर 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर. 1 एनवलप 2 एनवलप 3 एनवलप और 4 एनवलप. तो लेटर्स को एनवलप में जाने के कितने तरीके हैं. 1. अरे 4 फैक्टोरियल है ना. पहला लेटर इसमें चला जाए ये इसमें सर जाए. सही बोल रहे हो कि सारे मिला के. टोटल पहले तो टोटल निकालेंगे. अच्छा टोटल नंबर टोटल. हाँ सर फिर 4 फैक्टोरियल. तो ये आ जाएगा. अगर n लेटर और n एड्रेस एनवलप है तो n फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज. एक मिनट सर पहले तो ये ये वापस समझना. M n factor लेटर n एनवलप्स n नंबर ऑफ वेज. n फैक्टोरियल नंबर ऑफ वेज. ठीक है ना. पहला लेटर किसी भी n एनवलप में जाए. दूसरा हाँ किसी भी n-1 में जाएगा ना. तीसरा हाँ किसी भी n-2 में जाएगा क्योंकि एक में तो एक चला गया. अब ऑल लेटर्स आर नॉट केप्ट इन राइट. सब सही N नहीं जाने. factorial -1 है. बिल्कुल सब सही नहीं जाने चाहिए तो सब सही चले जाएंगे. केस होगा -1 कर देंगे. सो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर. नोट इट डाउन. इज इट क्लियर. चलिए आगे चलते हैं. लेट्स टेक नेक्स्ट. ये भी बहुत आसान सा क्वेश्चन है. From a book containing 100 pages, one page is selected at random. The probability that the sum of the digits of the page number of the selected page is 11. मतलब 100 पेज की किताब है. आपने उसके पेजेस को रैंडमली निकाला, खोला रैंडमली पेजेस को. प्रोबेबिलिटी के उसका सम जो होगा डिजिट्स का वो 11 होगा. सम 11 होगा.
वैसे सम 11 वाले कितने होंगे? 92, 29। सर हाँ। इसमें रिवर्स भी लेना पड़ेगा। हाँ 8 होगा सर। पेज नंबर है ना 29384756 उसका उल्टा 29384756। ठीक है, तो ये 4 और ये 4 तो टोटल 8, 8/100, 2/25। चलिए आगे चलते हैं। करेक्ट, एनसी का भी सही है, खंजन का भी सही आ गया। सर क्वेश्चन लिखने का टाइम ही नहीं मिल रहा है, थोड़ी धीरे। अरे सर मैंने आंसर लिख दिया, क्वेश्चन नहीं लिखा। लिखो लिखो, क्वेश्चन भी लिखो, रिवाइज कैसे करोगे? फिर वापस से नंबर की स्टोरी हो जाएगी। ठीक है ना? पीएनसी जैसे। सर यस साहिल, यस साहिल। जब केसेस निकालने के बिना करो ना तो मजा आए। केसेस निकालने के बिना करूं? हाँ सर, मैं तो फिर कैसे करूं मैं? वही मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर। क्या करूं, केसेस कैसे नहीं निकालूं मैं? सर मैं ऐसा कर रहा था कि हाँ बताओ। एक नंबर को हम्म, 100 में से मतलब छोड़ो सर, कोई बात नहीं, चलता है। चलाना पड़ता है। सर मैं आपको भेजता हूँ बाद में, अब वो सोच सही है कि नहीं आप बताओ। हाँ ठीक है, भेजो। तुम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट सोच रहे हो, वो बिल्कुल सही बात है, लेकिन वो अभी क्वेश्चंस कॉम्प्लिकेट आएंगे तो कॉम्प्लिकेट सोचेंगे तो बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है। 8-9 के बच्चे करते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन है। हाँ सर। ठीक है, इसमें हमारे को इतना ज़्यादा कुछ। अच्छा मेरा वीडियो ऑफ है, मुझे तो पता ही नहीं। मुझे लगता है वो शायद ख़राब हो गया था ना, बीच में अटक गया था, तब से वीडियो ऑफ है। कोई बात नहीं सर। हाँ चलो, ये देख आ जाओ, चलो लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर 2 मिनट। अली असगर यार, जल्दी लिखो अली असगर। A box contains 10 red balls and 15 green balls. If 2 balls are drawn in succession, then the probability that one is red and other is green. इन सक्सेशन। In succession. तो उसमें कुछ फर्क पड़ेगा आंसर? Succession मतलब एक निकाला, साइड रखा, फिर दूसरा निकाला। हाँ तो सर इसमें फर्क पड़ता अगर बॉल निकाल के वापस से अंदर डाल देता, फिर वापस से निकालता। हेलो यस 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 बेटा, हेलो यस मेरे को आवाज़ आ रही है आपकी। मैं तो 10C1 into 15C1 divided by 25C2। करेक्ट, परफेक्ट परफेक्ट, लिख लो। सर कुछ सुना ही नहीं दिया। सर 10C1 plus 15C1 divided by 25C2 इंटू होगा निधिश, प्लस इंटू होगा, 10 2। क्योंकि चाहिए ना, साथ में हाँ दो सर। बॉल निकाली है ना, एक थोड़ी निकाली। हाँ सर। 10C1 से एक निकाला, 15 अपॉन से में क्या आएगा? निकाला, अपॉन 25 में से दो बॉल्स निकाली। तो सक्सेशन का मतलब क्या रहा? सक्सेशन का मतलब ये है, निकाला, साइड में रखा, फिर दूसरा निकाला। तो उसमें 25 पर में से एक दो बॉल कम होना चाहिए। हाँ तो ये कम आ गया ना, ये तुमको समझ में नहीं आ रहा शायद, तो तुम ऐसे लिखो भाई। 10 अरे पर में से एक बॉल, देखो एक रेड, तो पहला एक रेड निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 10C1। 10/25। हाँ। और ग्रीन निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 15/24। हम्म। वही लिखा है, ये ओपन करोगे तो यही दिखेगा तुमको, 10 15 अपॉन 25 24/2 है ना। देखो इसमें बाई 2 क्यों हुआ भाई? पहले रेड निकला, फिर ग्रीन निकला, ग्रीन और फिर रेड भी तो निकल सकता है, इंटू 2 करना पड़ेगा यहाँ पे, सॉरी इंटू 2 करना पड़ेगा। क्यों? दो केस आएंगे ना, देखो ये ऐसे होता है, रेड सर सी में वो काउंट हो जाएगा 2? ग्रीन और रेड, हाँ क्योंकि हम सिर्फ सिलेक्ट कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग। ठीक है, तो अगर ग्रीन और रेड यहाँ पे लिखा तो फिर लिखना पड़ेगा 15/24 इंटू 10, 15/25 इंटू, हाँ इंटू 10/20। ये भी लिखना पड़ेगा तो सर ये सी वाले में वो काउंट कैसे होगा? क्योंकि हमने नीचे ही काउंट नहीं किया ना बेटा, हमने नीचे ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं रखा, तो ऊपर ऑर्डर इंपॉर्टेंट कैसे रखेंगे? हाँ सर, तो हाँ सर कुछ नहीं। देखो तुम ध्यान रखो, अगर आपने नीचे, मतलब सर उसमें दोनों में नीचे 25 है। नहीं इसमें भी यही है बेटा, ये यही तो लिखा है 10 × 15 × 2/25 × 24, यही तो लिखा है। और उसमें काउंट कैसे हुआ वो 2 समझ नहीं आ रहा।
अरे इसमें ये देखो ना, ये दोनों रिजल्ट सेम है, ये तुमको समझ आ गया, ये दोनों रिजल्ट सेम है। नहीं वही तो पूछ रहा हूँ ये देखो ना, तुम्हारे सामने खोला है ना इसको मैंने, ये देखो अब ये दोनों रिजल्ट सेम है, ये दिख रहा है तुमको? सर, लॉजिकली। अरे लॉजिकली तो बाद में, पहले तुमको आंखों से दिख रहा है, आंखों से दिख रहा है ना। हाँ, अब लॉजिकली बाद में, पहले आंखों से भरोसा तो बैठे तुम्हारा। अब ठीक है, अब ये दोनों बराबर रिजल्ट सेम क्यों है? ये सेम इसलिए है क्योंकि 25 C2 में आपने ये ध्यान नहीं दिया कि पहले लाल आ जाए फिर ग्रीन आ जाए, कोई भी 2 बॉल्स आ जाए। तो और वो उसको रेड ध्यान देना होता। ध्यान देना हो तो इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे, तो फिर यहाँ पे भी इंटू 2 फैक्टोरियल करेंगे। हाँ हाँ, समझ गया। समझ गया? ठीक है। तो ऊपर 2 फैक्टोरियल क्यों किया? भाई यहाँ पे आपने पहले लिखा 10 घुमाने के C1 लिए। से एक रेड आ जाए एक ग्रीन आ जाए, तो ग्रीन रेड भी आ सकता है। हाँ ठीक है, पहले ग्रीन और रेड निकाला। हाँ ज्यादा कंफ्यूजन दिमाग में मत रखो, सीधा सीधा काम करते चलो। अरे सर, बाकी है, तुम्हारे लिए लिख के रखा है, चलो फटाफट लिख लो। क्वेश्चन बाकी है। सर क्वेश्चन करो। क्वेश्चन लिखना, लिखो। ठीक है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट चीजें अगर करोगे। साहिल कुछ बता रहा है, साहिल क्या बताना चाहते हो, बताओ साहिल। अरे सर वो मैंने आंसर लिखा था, आपने देखा नहीं था इसीलिए। हाँ नहीं, मैंने देखा, तुमने सही लिखा है आंसर, एकदम सही है। जाने क्या, नहीं सर, 2 मिनट रुको। अब आंसर। तुम खुद से निकालो आंसर। चलिए, we'll further move on now. Let's take this question. 6 boys and girls sit in a row. What is the probability that boys and girls sit alternatively? सर 6 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल बाय 12 फैक्टोरियल। देखो, पहले तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकालोगे, 12 फैक्टोरियल आ जाएगा। अब अरेंजमेंट क्या होता है, बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल फिर बॉय फिर गर्ल, ये अरेंजमेंट होगा। सर ये साहिब, सर टाई एंड गैप लगा सकते हैं इसमें। टाई एंड गैप इसलिए नहीं लगा सकते कि आपने मान लो बॉयज को बिठा दिया, ठीक है, तो 6 बॉयज को बिठाने के बाद आपने क्या कर दिया, 7 जगह अब, है ना। अब 7 में से कहीं 6 पे लड़कियां बैठेगी, तो अगर मान लो लड़कियां यहाँ बैठी तो गड़बड़ हो जाएगी ना, 2 बॉय साथ में हो जाएंगे, ठीक है। हाँ तो ये सर। टाई एंड गैप नहीं लगाएंगे। 12 फैक्टोरियल इज द टोटल नंबर ऑफ वेज, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल का पेयर बैठेगा, तो दे विल बी सिटिंग देमसेल्व्स विद 6 फैक्टोरियल से लड़के घूमेंगे, 6 फैक्टोरियल से लड़कियां घूमेंगी। अब बॉय गर्ल का अरेंजमेंट है, एक ऐसा भी हो सकता है गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय, तो इंटू 2 करना पड़ेगा, सर डिवाइड बाय 2 करेंगे। इंटू 2 करना पड़ेगा। 2 केस हो गए ना, डबल हो गए ना नंबर ऑफ वेज। अच्छा हाँ ठीक। यस यस यस। सर इसमें हर एक बॉय अलग और हर एक गर्ल अलग होता था। अलग ही है ना, लड़के अलग है लड़के अलग ही है, सबको घुमाए थे। अरे सर हेलो B1 B2 लेते थे। वही लिया है, V1 V2 ही लिया है बेटा, तभी 6 फैक्टोरियल हुआ, 6 फैक्टोरियल हुआ, 2 फैक्टोरियल हुआ। और ये क्यों किया ऊपर, क्योंकि नीचे भी हमने अलग अलग लिया था। अगर आपको बोल दिया जाए, साहिल एक सेकंड, अगर आपको बोला जाए 6 एप्पल है और 6 मैंगो है, तो उस केसेस में क्या होता, 6 एप्पल और 6 मैंगो को ऑल्टरनेटिवली बिठाना है, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ वेज होते हैं 12 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, क्योंकि सारे एप्पल सारे मैंगो बराबर है, तो जब हम इनका ऊपर अरेंजमेंट भी करेंगे तो 2 ही अरेंजमेंट आएगा। और लकीली आप देखो तो बहुत अच्छा फील होगा आपको, यही आएगा 6 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 बाय 12 फैक्टोरियल। समझ आ सर गया 2 आप? अरेंजमेंट कैसे हो? अबे सर पर अभी तो आपने बोला ना कि आइडेंटिकल लेने हैं, मतलब आइडेंटिकल आइडेंटिकल और अलग अलग एक साइड, मतलब एक जैसे ही लेने हैं। बिल्कुल, मैं वही दिखा रहा हूँ, लेकिन यही प्रूफ हुआ यहाँ पे। यहाँ पे हमने बॉय गर्ल लिए थे, उनका अरेंजमेंट हमने किया, यहाँ पे एप्पल मैंगो लिए, उनका अरेंजमेंट किया, दोनों के नंबर ऑफ वेज सेम आए। तो सर हमें वो 2 कैसे आया मैं पूछ रहा हूँ।
अरे बेटा ये ऐसा हो गया ना, पहले एप्पल आ जाए फिर बनाना आ जाए, मतलब मैंगो आ जाए, फिर एप्पल आ जाए फिर मैंगो आ जाए ना। हम्म। तो ये मैंगो, ये एप्पल, ये मैंगो, ये अरेंजमेंट एक हुआ। फिर हम पहले अच्छा, मतलब मैंगो, एक में पहले मैंगो और एक में पहले एप्पल। ठीक है। तो हमें हाँ। अगर यहाँ से यही सीखने मिला कि इफ यू टेक द ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिकल और यू टेक द ऑब्जेक्ट्स एज डिफरेंट डज नॉट मेक अ डिफरेंस इन प्रोबेबिलिटी। क्यों? प्रोबेबिलिटी इज अ रेशियो। अगर आपने आइडेंटिकल लिया है तो नीचे भी नंबर ऑफ केस उतना कम हो जाएगा जितना ऊपर कम होगा, और अगर आपने डिफरेंट लिया है तो नंबर ऊपर जितना केसेस का बढ़ जाएगा उतना नीचे भी बढ़ जाएगा। समझ गए आप? तो ऊपर नीचे बढ़ने वाला नहीं आ रहा। अबे तुम्हारी आंखों के सामने रिजल्ट है यार, अब मैं क्या बताऊं तुमको, मैं आंखों के सामने तो निकाला यार। हाँ सर, वो समझ में आ गया। तो ऊपर नीचे बढ़ने का मतलब यही है ना, टोटल नंबर ऑफ केस यहाँ पे कम है ना बेटा, और यहाँ टोटल नंबर ऑफ केस 12 ठीक है, फैक्टोरियल है। ठीक है सर। सर हेलो, यस साहिल, आप बताओ क्या बोल रहे हो? 6 फैक्टोरियल कैसे आया है वो मेरे को बताओ। 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल ये वाला, ये 6 फैक्टोरियल, हाँ। ये गर्ल्स आपस में परम्यूट हो सकती है, बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल, है ना। ये गर्ल्स आपस में सर परम्यूट हो सकती है 6 फैक्टोरियल से, बॉयज परम्यूट हो सकते हैं 6 फैक्टोरियल से, और बॉयज और गर्ल्स की पोजीशन आपस में बदलेगी तो जीबी भी हो जाएगा एक कॉम्बिनेशन। पर सर गर्ल्स को परम्यूट करवाया तो बॉयज का परम्यूटेशन तो 1 ही हो जाएगा ना फिर। नहीं, बॉयज अच्छा भी हाँ, तो परम्यूट हो सकते हाँ हैं, और हाँ परम्यूटेशन किया तो मतलब नीचे भी परम्यूटेशन, इसलिए हमने 12 फैक्टोरियल से किया, ध्यान रखना। हाँ सर। तो अगर आप नीचे परम्यूटेशन कर रहे हो तो ऊपर भी करो। सर यस 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 गाइस, सर वो टाइन गैप का यूज करते फिर। करेंगे ना, आज आखिरी क्लास है क्या अपनी? अरे अभी अभी आखिरी क्लास है क्या? नहीं ये लास्ट क्वेश्चन है। टाई एंड गैप हम तब यूज करते हैं जब उसमें ऐसा बोला गया हो नो टू गर्ल्स शुड सिट टुगेदर, तो बॉयज बैठ सकते हैं साथ में, तो गैप्स में लड़कियों को बिठा दिया। इसीलिए मैंने बोला था तुम लोग पीएनसी के वीडियोस देख लेना, ताकि तुमको पूरा उसमें टाई एंड गैप मेथड का पूरा एक सेक्शन है, देखा तुमने? हाँ सर, देखा था। हाँ, तो तुमको पता नहीं चला उसमें कौन से क्वेश्चन थे? सर मतलब ये वाला आपने उसमें था अभी जैसे किया ना वैसा आपने बताया था वहाँ पे, उतना याद है। उसमें क्या था? सर, नो उसमें तो ऑल गर्ल्स शुड गर्ल्स सिट टुगेदर। सीट टुगेदर वैसा आता है ना। हाँ, अरे झूठ बोलता है, इससे देखा ही नहीं है, इसको याद ही नहीं रहता, आधे से ज़्यादा इसका दिमाग ही याद नहीं रहता इसको, ऐसा है वैसा है करता है खाली। देख के आओ, अच्छे से याद रखो क्या किया उसमें, नोट्स रखो अपने पास, उसमें लिखा है नो टू गर्ल शुड सिट टुगेदर, ऑल द गर्ल शुड सिट टुगेदर, ठीक है। ऑल्टरनेटिवली में ऐसे ही करते हैं हमेशा, और ये समझा दिया ना आप, तो इसके बाद तो डाउट भी नहीं होना चाहिए भाई, बता दिया इधर तुमको, अगर तुमने टाई एंड गैप कर दिया तो 2 बॉयज साथ में आ जाएंगे, तो समझ आ जाना चाहिए, तो सर सिंपल वो है। आ गए। हाँ ठीक। उसके बाद भी तुम पूछ रहे हो सर ऐसा क्यों ऐसा क्यों। चलो अब देख लो फटाफट। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, what is the probability that the drawn card is neither a heart nor a king? 47 सर 37/52। 37/52। हाँ ठीक है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हार्ट्स आपके 13 निकल जाएंगे और 3 वो निकल जाएंगे, 16, सर 36, सर 36 हम्म। हाँ हाँ हाँ, नहीं ऐसे सर। नहीं जाना चाहिए। हाँ देखो, 52 कार्ड्स होते हैं, जिनको याद नहीं है, 52 कार्ड्स होते हैं जिसमें से 13 कार्ड्स होते हैं हार्ट के, 13 कार्ड्स होते हैं डायमंड के, नेक्स्ट 13 स्पेड। कार्ड होते हैं स्पेड, ऐसे कुछ होता है पत्ती टाइप, है ना, और 13 कार्ड होते हैं क्लब के, हाँ सर। ठीक है। अब इनमें से हम क्या बोल सकते हैं, 13 होते हैं। अब ये 13 में क्या होता है, एक किंग होता है, एक क्वीन होता है, एक जैक होता है, और एक एस होता है, और बाकी नंबर के कार्ड्स होते हैं, तो 9 नंबर्ड कार्ड्स आर देयर, नंबर्ड, ठीक है, किंग क्वीन जैक एंड एस, ओके। अब यूजुअली ध्यान रखना, किंग क्वीन और जैक को ही हम फेस कार्ड बोलते हैं,
इनको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड्स। एस को फेस कार्ड नहीं बोलते, इसको नंबर वाला कार्ड ही गिना जाता है, ठीक है। एस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ नंबर्ड कार्ड। तो टोटल कितने फेस कार्ड हो गए? 4 किंग हुए, देयर आर 4 किंग्स, 4 क्वीन होती है और 4 जैक होते हैं, तो टोटल 12 फेस कार्ड्स होते हैं। इज इट क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? तो अभी इसने क्या बोला, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द ड्रॉन कार्ड इज नीदर अ हार्ट नॉर अ किंग। हार्ट नहीं होना चाहिए, तो 13 कार्ड हटा दिया आपने। अब इन 13 तो कार्ड्स आपने में से स्पेड हार्ट क्या बोला, वो एक बार और बोलो। क्या बोला मतलब? तो आपने स्पेड हार्ट कुछ बोला ना। स्पेड के 13 कार्ड होते हैं और हार्ट के 13 कार्ड होते हैं, क्लब के 13 होते हैं और डायमंड के 13 होते हैं, और सब में एक एक किंग होता है, एक क्वीन, एक जैक होता है, सर 36 आएगा। और 9, हाँ बेटा 9 नंबर्ड कार्ड होते हैं बेटा, ठीक है ना अली असगर? ओके। अब इसने क्या बोला, शुड नॉट बी अ हार्ट, तो हार्ट नहीं होना चाहिए, तो 13 हार्ट निकाल दिया आपने, और किंग भी नहीं होना चाहिए, तो किंग के 4 नहीं निकालेंगे, अब ध्यान रखना, 3 एक तो निकालेंगे। हार्ट निकल गए, एक 3 ये निकल जाएंगे, तो 16 कार्ड निकल गए। सो 36/52, 4 से डिवाइड कर लेना, आई थिंक 9/13 आ जाएगा, है ना? चलिए नेक्स्ट, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। सर लास्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन भी नहीं लिखा और आंसर भी नहीं आया। स्टोरी सुनते रहते हो क्या मेरे साथ? अरे सर वो लिखना था, वो नंबर क्लास, वो आर्ट स्पेड और वो सब क्या था। लिखो लिखो बेटा, लिखो आराम से लिखो, टेंशन मतलब आराम से लिखो, हम धीरे धीरे चल रहे हैं, सब मस्ती से पढ़ रहे हैं एकदम, ठीक है। हाँ और ज़्यादा कंफ्यूजन मत रखो, फिर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलत ही हो जाएगा इतना पढ़ने के बाद भी। दिमाग में चीज़ क्लियर रखो, ऊपर सिलेक्शन किया है, नीचे सिलेक्शन कर रहे हैं, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और अगर ऑर्डर इंपॉर्टेंट करना है तो नीचे इंटू 2 फैक्टोरियल करोगे तो ऊपर भी 2 फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तो सेम नंबर ऑफ वेज आएगा। ओके यस ओके। सर इसका आंसर कैसे निकालना है? निकाल लो ना, क्या आएगा बताओ। सर 39/52। 39 कैसे आ रही है इसका? सर 13 हार्ट होते हैं, वो निकाल देंगे। हाँ, किंग भी नहीं होना चाहिए, किंग भी नहीं होना चाहिए 35/52। बेटा। एक ऐसा कार्ड होता है जो किंग भी होता है और हार्ट भी होता है, 2 बार क्यों निकाला आपने? अच्छा ठीक है ना? हाँ 36/52। 36। हाँ सर। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स फर्दर मूव ऑन, लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। जल्दी जल्दी लिखो, छोटा छोटा इंग्लिश लिखना ना, ज्यादा लंबा चौड़ा इंग्लिश नहीं लिखना। सब तक कहाँ भाग गए तुम? सर इधर ही हूँ। तुम वीडियो ऑफ करके क्यों यूट्यूब देख रहे हो? जल्दी जल्दी करो इसको। साहिल भी आराम से सोफा पे लेटा हुआ है। नहीं सर बैठा हूँ। साहिल सर हवा ये कैसी आ रही है? आउट ऑफ 4 फेस वैल्यू। हवा कैसी है साहिल पीछे से? कौन सी आवाज? अरे सर वो बैकग्राउंड लगा है सर, ठीक ही आ रही है सर अभी तो। हाई ऑल्टीट्यूड पे बैठे हो तुम, हाँ सर गिरने के चांसेस ज्यादा हैं। उड़ने के चांस ज्यादा है तुम्हारे हवा में। सर वो प्रोबेबिलिटी निकाल रहा हूँ। विंग्स। सर यस 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 बेटा। वो 4 फेस वैल्यूज ऑब्टेन्ड मतलब सर। देखो, अनबायस्ड डाई विद फेस मार्क्ड 1 2 3 4 5 6 इज रोल्ड 4 टाइम्स, उसको 4 टाइम रोल किया है। आउट ऑफ 4 फेस वैल्यूज, मतलब 4 जो फेस वैल्यूज हमें मिली हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट द मिनिमम फेस वैल्यू इज नॉट लेस देन 2 एंड देन द मैक्सिमम फेस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5। 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और 5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सर ये मैक्सिमम फेस वैल्यू और मिनिमम मतलब सामने ही है ना?
इंडिविजुअल इंडिविजुअल। सर हम्म, 4:4/6:4। सही, ठीक है ना। 4 की पावर 4/6 की पावर 4 आ जाएगी, तो 2/3 की पावर 4 आ जाएगी, ठीक है ना। 16/81। चलिए आगे चलते हैं। आई थिंक अब आसान है। बाकी है। सर ये नहीं आया। बेटा आउटकम क्या हो सकते हैं, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो पहली बार डाई रोल किया तो 4/6 आउटकम, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन आउटकम। दूसरी बार का 4/6, तीसरी बार का 4/6, चौथी बार का 4/6। चलिए आगे चलते हैं। इसको ले लेते हैं तो आसान है। लेट्स टेक दिस लेटर ऑफ स्मॉलर देन 2 था ना। नॉट स्मॉलर देन 2, 2 से छोटा नहीं, नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नहीं। Letter of the word assassin are written down at random in row. The probability that no two S occur together. 2 S साथ में नहीं होनी चाहिए। अब इसमें टाई एंड गैप मेथड लगाते हैं रियाज। सर 8 factorial/2 factorial minus 5 factorial/2 factorial। फाइनल नेट आंसर निकाल के दो मेरे को। फाइनल अरे यार सर, A by B form where A and B are co-prime integers. देखो जिसने पीएनसी किया होगा उसको बिल्कुल मक्खन की तरह लगेगा, मक्खन। नहीं अली असगर, नो नो। सर 2 मिनट वही गया। इंशा की भी आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास। सही है, इंशा लास्ट वाला करेक्ट है बोले। सर 120। हाँ कर्मवीर भी सही बोल रहा है। क्या बोल रहे हो, 120? हाँ अरे 120 क्या, अरे अरे कोई बात नहीं है, कोई बात बोल रहा हूँ। नहीं। हाँ सर। वो होता है हाई एल्टीट्यूड पे ऐसा हो सकता है। अरे नहीं सर, मैंने वेज निकाल। फिर अब ऊपर निकालो, नीचे का निकाल दिया, ऊपर का निकालो। क्या सर? क्या सर? हेलो हेलो। सर, तो वही तो एसएसएस वाले जितने भी हैं। अरे हाँ 2 मिनट सर, मैंने गलत कर दिया 2 क्या मिनट। बोलना चाहते हो, फाइनल डिसाइड कर लो। नहीं नहीं सर, हो ही गया 2 मिनट। हमारी बातें बहकाने वाली लग रही है। अरे क्या है? चलो किसका आंसर आ जाएगा मेरे पास, लेट्स सी। 2 मिनट सर, आ ही गए। बिल्कुल टेंसी का करेक्ट आंसर आ गया मेरे पास। सही है, बिल्कुल परफेक्ट। तो देखो मैं दोनों मेथड से करके दिखा रहा हूँ। मेथड 1 मैंने आपको बोला था सब डिफरेंट ले लो आप। मृगा गिव मी द फाइनल आंसर आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। बेटा इसको सिंप्लीफाई करके आप मुझे फाइनल आंसर बताइए क्या है, क्योंकि लोगों ने अलग अलग लॉजिक्स लगाए। सर इसमें तो मतलब टोटल माइनस जब एस साथ में आ सर जाए 1 वो by वाला कर 14 सकते हैं। 1/14 सर। हेलो 1/14। करेक्ट करेक्ट 1/14 सही है। सर, मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक की। हाँ देखो अगर आपने सारे डिफरेंट कंसिडर किए, सारे के सारे डिफरेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8, सो 8 थिंग्स बाय 8 फैक्टोरियल। और ऊपर क्या हो जाएगा, असैसिन। तो हम क्या बोलते हैं, ए एस को निकाल दिया, 1 2 3 4 को निकाल दिया आपने। बाकी को कितने तरीके से घुमा सकते हैं, 1 बाकी 4 है तो 4 फैक्टोरियल से घूम जाएंगे ये लोग। इनटू 4 के बीच में 5 स्पेसेस होगी, तो 5C4 से 4 स्पेसेस सिलेक्ट की जहाँ पे एस बैठेंगे, सो दे विल नॉट बी टुगेदर। इनटू 4 फैक्टोरियल से सारे एस भी घूमेंगे, बिकॉज यू हैव सर नहीं समझ कंसीडर्ड आया। एवरीथिंग डिफरेंट। हमें सब तक हम्म, चारों एस निकाल दो पहले। निकाल दिए, बचे कितने, 4 लेटर। हम्म, केस 1 कर रहे हैं जब सब डिफरेंट हमने कंसीडर किया है, तो टोटल 8 फैक्टोरियल होगा। सब डिफरेंट मतलब डिफरेंट मतलब एस भी एस से डिफरेंट है। सर ऐसे कैसे?
अबे तो तुम मेथड 2 का वेट करो, तुमको अगर मेथड 1 डाइजेस्ट नहीं होती तुम वेट करो, मेथड 2 से भी बताऊंगा। मैंने बोला प्रोबेबिलिटी में एस सेम हो या अलग हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रोबेबिलिटी को सेम अलग से फर्क नहीं पड़ता, उसको नंबर से फर्क पड़ता है कि 2 एस है 4 एस है ना। अब हम क्या बोलते हैं, 2a i और n इनको बिठा दिया 4 फैक्टोरियल से, और इन चारों के बीच में 5 स्पेसेस है, तो उन 5 में से कोई भी 4 स्पेसेस सिलेक्ट किया और 4 फैक्टोरियल से हमने बाकियों को घुमा दिया, इनको s को इनमें बिठाने के बाद, और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इज वन वे ऑफ डूइंग इट। व्हाट इज अनदर वे ऑफ डूइंग इट इज यू कंसिडर एज सेम, जो कि आपको बिल्कुल दिखने में भी लग रहा है और जो आपको फील हो रहा है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ वेज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 फैक्टोरियल। सब तक अभी तुम सुनो, 8 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल फॉर 4s, 2 फैक्टोरियल टू फॉर 2, फैक्टोरियल। है ना, 2 फैक्टोरियल 2 a के लिए। और क्यों 2 फैक्टोरियल करवा रहे हो मुझसे अली असगर तुम? सर 2a है ना, सर 2a तो इसलिए। तो 2 फैक्टोरियल कर दिया ना उसका, और क्या करना है? सर सॉरी बस सर। 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ही है। बस इतना ही आएगा तब तक। नेक्स्ट, ऊपर क्या होना चाहिए, चारों को बिठाया, किसको, ऐसे ए 4 ए इंटू 4 आई फैक्टोरियल और बाय एन, 2 फैक्टोरियल। है ना। तो अब क्या करोगे आप, 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल से ये लोग आपस में घूमेंगे, और इन 5 जगहों में 4 जगह पे एस को बिठाना है, तो 5c4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? सर ऊपर भी वो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल आएगा ना, 2a लिखा सेम। 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल लिखा ना, 2 ए है और 2 अलग है। अरे ऊपर वाले केस में। सर मेथड 1 भूल जाओ, तुमको सिखाया ही नहीं मैंने मेथड 1, तुम मेथड 2 पे अरे ध्यान दो, जो तुमसे डाइजेस्ट अरे होता पर है। उसमें भी आएगा ना, 2a सेम है तो वो 4 से घुमा है तो डिवाइड बाय 2 आएगा। अबे मेरे बेटे, डिफरेंट लिखा क्या? है, डिफरेंट लिखा है, ऑल आर डिफरेंट, यहाँ पे हमने सबको डिफरेंट कंसिडर किया है। सर तो a भी a से डिफरेंट है। अबे सब सर डिफरेंट, सब डिफरेंट। ये चलिए सर। सर नहीं क्लियर हो गया। ठीक है, तब तक तुम सेकंड मेथड के साथ चलो, ज़्यादा कंफ्यूजन मत करो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी आपको ज़्यादा अच्छे से समझ है, इसलिए मैं 2 मेथड बता रहा था, लेकिन आप एक ही समझो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा मुझे लगता है। प्रोबेबिलिटी इज नॉट एट ऑल कंसिडरिंग इफ ऑब्जेक्ट्स आर सेम और डिफरेंट, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, ठीक है, हमें यही लर्न करना है। ऑब्जेक्ट सेम हो या डिफरेंट हो, प्रोबेबिलिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलिए, कहाँ पे थे हम, आई थिंक वी वो हियर। लेट्स टेक दिस क्वेश्चन नाउ, उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 1/14 दोनों में, ठीक है ना। लेट्स कम टू द सेकंड केस नाउ। Out of 21 tickets marked with the numbers 1 to 21, 3 tickets are drawn at random. The chance that the number on them are in AP. मतलब आपके पास 1 से 21 तक टिकट्स के नंबर्स मार्क्ड है, आपको कोई भी 3 टिकट उठानी है, प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो तीनों नंबर्स एपी में होंगे। Sir, screen is paused. Insha, I have my voice is coming to you. मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। है ना, ठीक। चलिए, सब तक ज्यादा कंफ्यूजन मत रखो, एक ही मेथड फॉलो करो, जैसे पीएनसी से करते हैं वैसे ही करेंगे, ठीक हाँ है। हाँ वो तो हो गया क्लियर।
चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। देखो, आउट ऑफ 21 टिकट्स मार्क्ड विद नंबर्स 1 to 21। अच्छा, किसी को आया इसका आंसर? सर एक हाँ, कर लो, गिव अ ट्राई। सर हिंट तो दो। हिंट देखो, सब तक 3 नंबर्स एपी में होते हैं, तो जो मिडिल टर्म होता है वो एक इवन नंबर है। मिडल टर्म। अच्छा, सर वही वाला पहला है ना, c इक्वल्स टू a प्लस b बाय 2। अरे हाँ, इक्वल्स टू a प्लस c बी बाय इक्वल टू ए प्लस टू बी बी इज इक्वल टू ए प्लस सी। करो करो, सही सोच रहे हो, गाड़ी बिल्कुल सही, गाड़ी ट्रैक पे जा रही है। सर सोचा पर फिर उसी में उलझ गया हूँ सर। तो मेरे तो केसेस बना है। कितना होगा? 10/133 कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? 10/133 10/133। yes sir वेरी गुड, बहुत अच्छे। देखो सही है, मृगा का आंसर बिल्कुल परफेक्ट आ गया। मृगा, तो कहाँ पर छुप के बैठे थे आप अभी तक? सर सॉल्व करो ना। चलो लेट्स डू इट, कैसे करेंगे, आ जाओ। ए बी सी अगर एपी में है, इफ ए बी सी आर इन एपी, देन डेफिनेटली आई कैन से दैट 2b इज इक्वल टू a प्लस सी। यस, मतलब मुझे क्या करना है, बहुत ध्यान समझना। 2b मतलब ये तो इवन नंबर है, मतलब ए और सी का जो सिलेक्शन होना चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए कि एक इवन हो तो दूसरा भी इवन हो, एक ऑड हो तो दूसरा भी ऑड हो। इज इट क्लियर? तभी इवन नंबर बनेगा ना, ऑड प्लस इवन अगर करोगे तो कभी भी इवन नहीं बनेगा। अच्छा, तो आप कोई भी 2 नंबर इवन ले लो, ऑटोमेटिकली बी फिक्स हो जाएगा। मान लो आपने एक नंबर लिया 4 और एक नंबर लिया 12, तो एपी बनाने के लिए 8 ऑटोमेटिकली फिक्स हो गए। यू डोंट हैव टू सिलेक्ट 8 नाउ, यू गॉट माय पॉइंट। यू हैव टू सिलेक्ट 2 numbers, third gets automatically selected, यस सर। then only it will be in AP। ओके, ये चीज क्लियर है। अच्छा, दूसरी एक चीज, यस सर। 4 और 8 फिक्स हो गया तो आप बीच में कोई भी ऐसा नंबर नहीं ले पाएंगे जिससे अलग एपी बने। क्या ये भी चीज क्लियर है? नहीं। अरे 4 और 12 के बीच में कोई और नंबर थोड़ी ना ले सकते हैं जिससे एपी बनेगी। 8 ही तो बनाएगा, 3 नंबर्स एपी में है तो 4 8 12 ही होगा, 4 9 12 थोड़ी होगा, 4 7 12 भी नहीं होगा ना। आप समझ गए हाँ कि नहीं? सर। अच्छा, तो नेक्स्ट अभी हम क्या हाँ बोल तो रहे सर थे? ऑड और इवन का निकाल अब लें। 2 नंबर सिलेक्ट करने हैं, तो 1 से 21 में कितने इवन है? कितने इवन है? 10 numbers 10 नंबर्स आर इवन। और कितने ऑड हैं? 11। 11 तो टोटल 21 में से 2 का सिलेक्शन कर दूं, दोनों इवन आ हाँ जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? उसके वेस क्या होंगे? 10c2 से 2 इवन 10C2 और 11c2 से 2 ऑड। मल्टीप्लाई नहीं करूंगा क्योंकि या इवन सर आएंगे या दो ऑड क्यों? आएंगे। सर 10C2 क्या? अबे 2 इवन लाने हैं ना, हाँ 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 10c2 आ से गया 2 आ गया। इवन और 2 ऑड लाने हैं, तो 11c2 से 2 ऑड। हम्म, सही है ना? तो ये आ गया, प्रोबेबिलिटी खत्म। सर अच्छा, एक सर सेकंड, उधर 21 थोड़ा सा C2। C3 आएगा यहाँ। क्यों C3 आएगा? 3 नंबर्स लेने हैं ना हमें, तो और तीसरा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा। वो ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। नीचे तो कितने भी 3 अलग अलग रैंडम वेज आ सकते हैं ना 3 लेने के, ठीक है ना? तो नीचे 21c3 आएगा आपका, नहीं सर नहीं समझ आया 3। 21c3। अरे टोटल नंबर ऑफ वेज तो 21c3 होगा ना बेटा, 3 नंबर सिलेक्ट करने 21 में से। वो एपी में हो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 2 ही सिलेक्ट करने, तीसरा ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, तो ये तो ऊपर के अंदर आएगा ना। हाँ हाँ नीचे तो टोटल लिखते हो आप, 21 में से 3 सिलेक्ट करने के वेज 21c3 है, इसलिए। चलिए दोस्तों, सिंप्लीफाई कर लेना, आई थिंक यू विल गेट द आंसर। यस, लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट ठीक से आंसर लिख लेने दो, नहीं तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। लिख लो बेटा, अच्छे से लिखो आंसर।
चले आगे। हेलो यस बेटा होगा। हेलो यस यस होगा। चलो लेट्स टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो इजी है, चलो इसको देख लो एक बार। What is the probability that in a group of n people at least 2 of them will have the same birthday? n लोगों में एटलीस्ट 2 का बर्थडे सेम होना चाहिए, सेम बर्थडे। n लोगों में कम से कम 2 लोगों का बर्थडे सेम दिन पे आना चाहिए। चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको। बेटा पहले तो एक चीज आप समझो, टोटल नंबर ऑफ वेज क्या आएंगे भाई। 365 लोग हैं, अच्छा 365 डेज है आपके पास, है ना। n लोग हैं, तो पहले का बर्थडे कोई भी 365 डेज में आ जाए, दूसरे का कोई भी 365 में आ जाए, तीसरे का कोई भी 365 में आ जाए, तो n लोगों का कोई भी 365 डे में बर्थडे आ जाए, तो क्या हम बोल सकते हैं 365 की पावर n आ जाएगा। सर नहीं आया। देखो पहले तो एक इंसान का बर्थडे कोई भी 365 दिन में आ जाए, दूसरे का कोई भी 365 दिन में आ जाए, तीसरे का कोई भी 365 दिन में आ जाए, ऐसे n लोगों का कोई भी 365 दिन में आएगा, तो टोटल नंबर ऑफ वेज 365 के पार n। ठीक है ना। सर मतलब आप क्या कर रहे हो, मतलब टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल रहे पहले तो। ऐसे वैसे नहीं, मतलब प्रोबेबिलिटी, मतलब पीएनसी कैसे सॉल्व कर रहे हो? मतलब मतलब ये प्रोसेस नहीं हो रहा है क्या? पीपल को बैठा के 365 डेज दे रहे हो वैसे? अबे n को क्यों बिठाएंगे अपन, तो अपने क्या को करें? बिठाना क्यों है? अपने को ये बोला गया क्वेश्चन के अंदर कि एक ग्रुप है n लोगों का, हाँ। ठीक है, तो उनका बर्थडे 2 का एटलीस्ट सेम डे पे आना चाहिए। तो पहले तो नंबर ऑफ वेज निकाल लेंगे कितनी तरीके से इनके बर्थडे आ सकते हैं। तो पहले इंसान का कोई भी 365 दिन में बर्थडे आ सकता है, दूसरे का कोई भी 365 दिन में, तीसरे का कोई भी 365 में, चौथे का कोई भी 365 में, तो नंबर ऑफ वेज मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना। तो सर ठीक है ना। मल्टीप्लाई किए होंगे। तो क्या करें, ऐड करें, हाँ। हाँ इसका बर्थडे आ जाए ऐड क्यों दूसरे नहीं का होगा बर्थडे सर? ना आए, ऐसे करें क्या? अबे तुम्हारे पास छोटा सा लॉजिक समझना आप, ठीक है ना। 4 चॉकलेट है, हाँ 4 लोगों में बांटनी है, किसी हाँ को भी कितनी भी नंबर ऑफ चॉकलेट मिल सकती है। तो पहले जो मेरे पास चॉकलेट है वो किसी भी 4 इंसान के पास जा सकती है, दूसरी 4 किसी भी raised to 4 के 4। पास, तीसरी भी किसी भी 4 के पास, चौथी भी किसी भी 4 के पास। वैसे ये 365 दिन है, पहले इंसान के पास 365 में से कोई भी दिन पे बर्थडे आ जाए उसका, दूसरे का कोई भी 365 दिन पे बर्थडे आ जाए, तीसरे का कोई भी मैं 365। वही तो पूछ रहा हूँ सर कि आप क्या कर रहे हो, 365 दिन को बैठा के फिर दे रहे हो ना। तो अरे इसमें समझाना क्या है, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है। बिठाना क्यों है, बिठाएंगे क्यों, लॉजिकल है तो। नंबर ऑफ वेज विल मल्टीप्लाई, ऐड क्यों करेंगे? हाँ एक का बर्थडे आएगा दूसरे का बर्थडे नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी है। हाँ सर। टोटल नंबर ऑफ वेज तो मल्टीप्लाई करते हैं हमेशा। तुम पूछोगे सर मल्टीप्लाई क्यों किया, तो इसका अब आंसर क्या दूं मैं, ऊपर 4 इंटू 4 इंटू 4 क्यों किया, 4 प्लस 4 भी कर सकते हैं। ठीक है सर, आ गया। ठीक है, ये कोई डाउट का स्कोप ही नहीं है इसके लिए। नेक्स्ट, ओके। now you need to have 2 people having the same birthday, at least 2 people should have same birthday, so can I say that will be at least 2, मतलब 2 का बर्थडे सेम डे पे आ जाए, 3 का बर्थडे सेम पे आ जाए, 4 का बर्थडे सेम पे आ जाए, 5 का बर्थडे सेम पे आ जाए, 6 का सेम पे आ जाए, और सभी का सेम डे पे बर्थडे आ जाए। 365 n लोग हैं,
तो n ही लोगों का सेम डे पे बर्थडे आ जाए, तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस इज टोटल माइनस ऑल हैविंग डिफरेंट बर्थडेज। भाई 2 का सेम डे पे आ जाए, 3 का सेम डे पे आ जाए, 4 का सेम डे पे आए, 5 का सेम डे पे आ जाए, तो मैं बोल सकता हूँ टोटल माइनस सबका अलग अलग दिन पे बर्थडे आए, तो टोटल अगेन क्या हो जाएगा 365 की पावर n माइनस सभी का सेम डे पे बर्थडे कब आएगा, सर डिफरेंट। सॉरी ऑल डिफरेंट, सबका डिफरेंट पे कब आएगा बर्थडे, तो n डिफरेंट बर्थडेज 365 के लिए तो पहले तो 365 डेज में से n डेज निकालो, है ना भाई, 365 में से n डेज निकाले और उन n डेज में n लोगों का बर्थडे रख दिया, खत्म। सर एंड डेज क्यों निकाले? भाई n लोगों के लिए n बर्थडे निकालनी पड़ेगी ना, 10 लोग हैं, 10 लोगों के लिए 10 दिन तो निकालने पड़ेंगे ना जिस दिन वो बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, तो 365 में से वो 10 दिन निकाले गोल्डन, और उन 10 दिनों में 10 लोगों के बर्थडे 10 फैक्टोरियल से सेलिब्रेट हो सकते हैं। और सर सर 365 से ज्यादा हो गया तो एंड। और 365 सर से सर ज्यादा पर तो डेफिनेटली सबका एक दिन पे 2 जन का तो बर्थडे आ जाएगा। सर बर्थडे को भी सर पर अपन ऑल डिफरेंट ले रहे हैं तो सर मतलब सबके अलग अलग दिन पे होगा ना सर। हाँ तो मैंने n दिन निकाले ना बेटा, 365 में से n ऐसे दिन निकाले जिस दिन एक एक इंसान का एक एक बर्थडे रख दिया हमने। सर सर तो n फैक्टोरियल क्यों होगा सर फिर? भाई मान लो पहला दिन है, मान लो 4 अगस्त एक दिन आया, ठीक है, 8 सितंबर एक दिन आया, 10 अक्टूबर एक दिन आया, 9 जून एक दिन आया, तो इस दिन ए का बर्थडे होगा, बी का बर्थडे होगा, सी का, डी का, तो इसे 4 दिनों में 4 लोग घूम सकते हैं ना 4 फैक्टोरियल से। सर पर फिक्स हो गया है ना वो, तो उसको फिर अच्छा ठीक है, हाँ हाँ सर, आ गया आ गया आ गया। ठीक है, हाँ हाँ क्यों घुमाया उसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन है, नीचे जो हुआ ना, नीचे भी टोटल नंबर ऑफ वेज में घुमाया गया है, मतलब जो नंबर ऑफ वेज अलग अलग होंगे, मतलब ए को 4 मिल जाए, बी को 4 मिल जाए, सी को 4 मिल जाए, डी को 4 मिल जाए, तो वो भी अलग अलग केस काउंट हुए, ठीक है, इसीलिए 365 ये की पावर है। फैक्टोरियल वाला समझ नहीं आया सर। देखो सर लिमिट पर क्या है एंड ना, से ज्यादा हो गए तो लोग। देखो सुनो अभी मेरी बात, मान लो तुम 2 लोगों से शुरू करो, तुम इनके ऊपर मत जाओ, तुम 2 लोगों से शुरू करो, 2 लोग हैं आपके पास, हम्म 2 लोगों का बर्थडे सिलेक्ट करने के कितने तरीके हैं, 365 से पहले का बर्थडे आ जाए, हम्म 365 से दूसरे का बर्थडे आ जाए, गॉट माई पॉइंट। अब ये 365 का हाँ मतलब सर। 6 अगस्त को इसका बर्थडे आ गया, 8 अक्टूबर को इसका आया, फिर इसमें वो भी केस काउंट हो गया कि 8 अक्टूबर को पहले का बर्थडे आ जाए, 5 अगस्त को दूसरे का, ऐसा मैंने नहीं किया कि 365 364 करूं, गॉट माई पॉइंट। तो ये दोनों केस आ गए हाँ ना, सर। ये वाले दोनों केस, इसीलिए ऊपर भी दोनों केस हमको लेना पड़ेगा, अलग अलग लोगों का अलग अलग बर्थडे, ओके। और सर यस सब तक, सर 365 से ज्यादा हो गया तो end। तो बेटा उस केसेस में तो आंसर 1 आ जाएगा ना, कि भाई हर एक का इंसान 2 दिन तो बर्थडे आएगा ही, और वही आपसे मांग रहा है, ठीक है, हम्म सिंपल। चलिए आज की क्लास को बस यहीं पे कंक्लूड कर दें, नेक्स्ट टाइम हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, ठीक है ना। सर, हेलो हेलो हेलो। यस बेटा, सर लिखना बाकी ड्रिल 2 तक क्या आएगा? क्या है गालियसगर, आपने बोला ना ड्रिल आज की क्लास में जितना कराएंगे उतना ही तो हाँ ड्रिल 2 तक ड्रिल क्या 1 और आएगा? ड्रिल 2, ड्रिल 1 ड्रिल 2 कर सकते हो आप, ठीक सर है, भेज देना मॉड्यूल। ठीक है ना, सर चलिए बाय बाय, सर टेक आंसर एक बार खाली दिखा दो। सर एक मिनट, आंसर सर आंसर लिखना है सर। हाँ हाँ बेटा लिखो लिखो आराम से, अरे मैं अवेलेबल हूँ, मीटिंग एंड ही नहीं करता मैं, फिर स्टार्ट हो ना हो, चलो लिख लो, ठीक है, ये लो आंसर भी इसका, ठीक है ना। हम्म हेलो यस साहिल बेटा, सर, इतना ही आ रहा है प्रोबेबिलिटी में। हाँ परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बेस्ड आएगा।